नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संदीप है और आप इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हैं। फिजिक्स की इस मज़ेदार क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 100 क्वेश्चन का सेट जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है यह सेट आपके एग्ज़ाम में कारगर साबित होगा। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? पहला विकल्प है दर्पण के कोर पर, दूसरा है दर्पण के सामने, तीसरा है दर्पण के केंद्र पर, चौथा है दर्पण के पीछे। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के केंद्र पर स्थित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए उचित जवाब है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर है। पहला विकल्प है वस्तु की दूरी गुणा प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा विकल्प है प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी, तीसरा विकल्प है वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी और चौथा विकल्प है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, यानी m इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो दर्पण के लिए यह चिन्ह माइनस होता है जबकि लेंस के लिए प्लस होता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में चलता है? प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में चलती है? पहला विकल्प है तरंग में, दूसरा विकल्प है कण में, तीसरा विकल्प है दोनों में, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग और कण दोनों में चलता है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। प्रकाश कण और तरंग दोनों में गति करता है। ऑप्शन ए और बी सत्य है। किस प्रकार की सतह पर परावर्तन सबसे अधिक होता है? पहला विकल्प है चमकदार समतल सतह, दूसरा विकल्प है गर्त सतह, तीसरा विकल्प है उभरा चमकदार सतह, चौथा विकल्प है सभी। तो परावर्तन सबसे अधिक होगा चमकदार समतल सतह पर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, चमकदार समतल सतह। वर्ण विक्षेपण पर प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। पहला विकल्प है न्यूटन, दूसरा विकल्प है गैलीलियो, तीसरा विकल्प है रोमन, चौथा विकल्प है आइंस्टीन। तो वर्ण विक्षेपण पर प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक सर न्यूटन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? पहला विकल्प है केवल आभासी, दूसरा विकल्प है केवल वास्तविक, तीसरा विकल्प है वास्तविक या आभासी, चौथा विकल्प है प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वस्तु से छोटा, जबकि अवतल दर्पण बड़ा और वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बना सकता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला विकल्प है आपतित किरण और परावर्तित किरण विपरीत दिशा में होती है, दूसरा विकल्प है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तीसरा विकल्प है केवल उत्तल दर्पण में लागू होता है, चौथा विकल्प है प्रकाश माध्यम बदलते ही दिशा बदलता है। तो परावर्तन क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जिस एंगल से कोई प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश की गति सबसे पहले सटीक रूप में मापने वाले वैज्ञानिक कौन था? प्रकाश की गति सबसे पहले सटीक रूप में
मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? पहला विकल्प है न्यूटन, दूसरा विकल्प है रोमर, तीसरा विकल्प है गैलीलियो, चौथा विकल्प है सीवी रमन। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, रोमर। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? पहला विकल्प है समतल दर्पण, दूसरा विकल्प है अवतल दर्पण, तीसरा विकल्प है उत्तल दर्पण, चौथा विकल्प है नलिका दर्पण। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, कॉनकेव मिरर। समतल दर्पण का प्रयोग दूरबीन में और उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के मिरर के रूप में होता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। आगे, किस प्रकार की छवि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? पहला विकल्प है आभासी, दूसरा विकल्प है वास्तविक, तीसरा विकल्प है केवल वास्तविक, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो पर्दे पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है, आभासी। चलिए इस प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए। निम्न में से किसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है? पहला विकल्प है बड़े वाहन में, दूसरा विकल्प है दूरबीन में, तीसरा विकल्प है चश्मा में, चौथा विकल्प है टार्च में। तो मैंने अभी कुछ प्रश्न पहले ही बताया कि समतल दर्पण का प्रयोग दूरबीन में होता है, टार्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, दूरबीन में। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला विकल्प है सदैव उल्टा, छोटा, वास्तविक, दूसरा विकल्प है आभासी और बड़ा, तीसरा विकल्प है वास्तविक, बड़ा और सीधा, चौथा विकल्प है सदैव छोटा, सीधा और आभासी। तो उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है एवं वस्तु से छोटा। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सदैव छोटा, सीधा और आभासी। जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। पार्श्व प्रतिवर्तन देखने को मिलता है। पहला विकल्प है समतल दर्पण, दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण, तीसरा विकल्प है अवतल दर्पण, चौथा विकल्प है उत्तल अवतल दोनों, अवतल उत्तल दोनों। तो पार्श्व प्रतिवर्तन यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में दिखे, तो यह सब कारनामा समतल दर्पण में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होता है? पहला विकल्प है अववर्तित, दूसरा विकल्प है उत्तल, तीसरा विकल्प है समतल, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो जब लेंस की बात करें तो अभिसारी लेंस उत्तल होता है, और दर्पण की बात करें तो अभिसारी दर्पण अवतल होता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगला प्रश्न आपके सामने, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है वस्तु से छोटा, दूसरा विकल्प है वस्तु से थोड़ा बड़ा, तीसरा विकल्प है वस्तु की ऊंचाई से आधी, चौथा विकल्प है वस्तु की ऊंचाई का एक तिहाई। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, वस्तु की ऊंचाई से आधी। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है। पहला विकल्प है अपवर्तन कोण, दूसरा विकल्प है परावर्तन कोण, तीसरा विकल्प है विचलन कोण, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस प्रश्न के लिए राइट जवाब ऑप्शन सी है, विचलन कोण। जबकि अपवर्तन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है, परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। चलिए नेक्स्ट,
प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? पहला विकल्प है कांच में, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी, चौथा है निर्वात। तो प्रकाश सबसे तेज निर्वात में गति करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वाहनों में पीछे देखने का दर्पण होता है। पहला विकल्प है अवतल, दूसरा है समतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है कोई नहीं। तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है। कौन? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण है। पहला विकल्प है समान आकार का प्रतिबिंब, दूसरा विकल्प है समान दूरी पर प्रतिबिंब, तीसरा विकल्प है पार्श्विक उल्टा, चौथा विकल्प है सभी सही है। तो समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक उल्टा यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में दिखती है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी सही है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तब प्रतिबिंब कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता प्रतीत होगा? पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 30, चौथा विकल्प है 40। तो यदि समतल दर्पण की तरफ कोई ऑब्जेक्ट x मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो दर्पण में वो 2x स्पीड से आती प्रतीत होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अपवर्तन का नियम किसने दिया है? पहला विकल्प है न्यूटन ने, दूसरा है स्नेल ने, तीसरा है हुक ने, चौथा है पास्कल ने। तो अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, स्नेल ने। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है। पहला विकल्प है अपवर्तनांक, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण, चौथा है प्रकाश की गति। तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और यही कॉन्स्टेंट अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फार्मूला है, पहला विकल्प है एन इक्वल टू सी अपॉन वी, दूसरा है एन इक्वल टू सी वी, तीसरा है वी अपॉन सी, चौथा है कोई नहीं। तो अपवर्तनांक का फार्मूला एन इक्वल टू प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, ऑप्शन ए सत्य है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है, पहला है मीटर, दूसरा है सेकंड, तीसरा है मीटर पर सेकंड, चौथा है मात्रकहीन। तो अपवर्तनांक मात्रकहीन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो पहला विकल्प है सामान्य से दूर जाता है, दूसरा विकल्प है सामान्य की ओर आता है, तीसरा विकल्प है 90 डिग्री होता है, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, यानी सामान्य से वो दूर चला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल होगी। पहला विकल्प है उतनी अधिक, दूसरा है चाल कम होगी, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा विकल्प है प्रकाश वक्र गमन करता है। तो अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, चाल कम होगी। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश परावर्तित होता है, दूसरा है फैलता है, तीसरा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, चौथा है अवशोषित होता है। तो परावर्तित होता है यानी परावर्तन, फैलता है यानी प्रकीर्णन। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, पहला विकल्प है
बढ़ जाती है, दूसरा विकल्प है घट जाती है, तीसरा विकल्प है समान रहती है, चौथा विकल्प है पहले बढ़ती फिर घटती है। तो जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सत्य है। परावर्तन का नियम लागू होता है। पहला विकल्प है समतल दर्पण में, दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण में, तीसरा विकल्प है अवतल दर्पण में, चौथा विकल्प है सभी में। तो परावर्तन का नियम सभी दर्पण में लागू होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तल, अवतल और समतल सभी दर्पण में। समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है? पहला विकल्प है वास्तविक आभासी दोनों, दूसरा विकल्प है केवल वास्तविक, तीसरा विकल्प है केवल आभासी, चौथा विकल्प है दर्पण के आकार पर निर्भर। तो समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना नहीं सकता है। जहाँ जहाँ वास्तविक है उसको कैंसिल कीजिए। समतल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, केवल आभासी। अवतल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बात यदि लेंस की हो तो अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है, और बात दर्पण की हो तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, अपसारी लेंस। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस की मुख्य विशेषता क्या है? पहला विकल्प है केंद्र में मोटा, दूसरा विकल्प है सिरों पर पतला, तीसरा विकल्प है केंद्र में मोटा सिरों पर पतला, चौथा विकल्प है केंद्र में पतला और सिरों पर मोटा। तो अवतल लेंस केंद्र में पतला और सिरों पर मोटा होता है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है। किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है द्विफोकल लेंस, चौथा विकल्प है केवल पहला। तो निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, जबकि दूर दृष्टि दोष सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। पहला विकल्प है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है वस्तु की स्थिति पर निर्भर, चौथा है कोई नहीं। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर होगा, सॉरी h इक्वल टू 0 होगा। पहला विकल्प है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा विकल्प है जब वस्तु फोकस पर हो, तीसरा विकल्प है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर 0 तब होगा जब वस्तु अनंत पर हो। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है, जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी f का चिन्ह होगा। पहला विकल्प है धनात्मक, दूसरा विकल्प ऋणात्मक, तीसरा विकल्प है कोई नहीं, चौथा विकल्प है दर्पण की आकृति पर निर्भर। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है और क्षमता भी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। लेंस की शक्ति का मात्रक है। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा विकल्प है वर्ग मीटर, तीसरा विकल्प है डायोप्टर, चौथा विकल्प है वाट मीटर। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता का प्रतीक चिन्ह है। पहला विकल्प है ए, दूसरा है पी, तीसरा है बी, चौथा है सी। तो लेंस की क्षमता का प्रतीक चिन्ह पी होता है और सी प्रकाश की चाल का प्रतीक चिन्ह है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, पी। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब के गुण होंगे। पहला विकल्प है केवल सीधा, दूसरा विकल्प है उल्टा सीधा दोनों, तीसरा विकल्प है आभासी प्रतिबिंब, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो उत्तल लेंस उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उल्टा और सीधा दोनों। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र है। पहला विकल्प है एम इक्वल टू वी अपॉन यू, दूसरा विकल्प है एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तीसरा विकल्प है एम इक्वल टू यू अपॉन वी, चौथा विकल्प है एम इक्वल टू यू अपॉन वी माइनस में है।
तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m इक्वल टू वी अपॉन यू होगा, जबकि दर्पण के लिए m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी होनी चाहिए। पहला विकल्प है सेंटीमीटर में, दूसरा विकल्प है मीटर में, तीसरा विकल्प है मिलीमीटर में, चौथा विकल्प है इंच में। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी को मीटर में लेना होता है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है। दो विपरीत आवेश के बीच होता है। पहला विकल्प है आकर्षण, दूसरा विकल्प है प्रतिकर्षण, तीसरा विकल्प है चालक पर निर्भर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो दो विपरीत आवेश यानी धन और ऋण के बीच आकर्षण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला विकल्प 0.625 इंटू 10⁻19, दूसरा विकल्प है 10⁻17, तीसरा विकल्प है 10⁻13, चौथा विकल्प है 10⁻16। तो एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे, आवेश प्रवाह की दर का मात्रक है। पहला विकल्प है कूलाम पर सेकेंड, दूसरा विकल्प है कूलाम सेकेंड, तीसरा विकल्प है कूलाम पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा होती है और इसका मात्रक कूलाम पर सेकेंड होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और वैद्युत धारा का CGS मात्रक स्टेट एम्पियर होता है और SI मात्रक एम्पियर होता है। आगे, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। पहला विकल्प है प्रकाश की चाल, दूसरा विकल्प है खगोलीय दूरी, तीसरा विकल्प पृथ्वी की चाल, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा विकल्प है किलोमीटर, तीसरा विकल्प है मेगामीटर, चौथा विकल्प है वार्षिक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक वार्षिक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फेदोमीटर द्वारा मापन किया जाता है। पहला विकल्प है भूकंप की तीव्रता, दूसरा विकल्प है समुद्र की गहराई, तीसरा विकल्प है ग्रहों की ऊंचाई, चौथा विकल्प है तापमान। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, ग्रहों की ऊंचाई सेक्सटेंट द्वारा, तापमान थर्मामीटर, जबकि उच्च तापमान पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए। भौतिक विज्ञान में दिशाएं होती है। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5। तो भौतिक विज्ञान में दिशाएं 3 होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प प्रतिरोध को मापने में, दूसरा विकल्प है विद्युत धारा की उपस्थिति में, तीसरा विकल्प है चालक की लंबाई मापने में, चौथा विकल्प है ऊंचाई मापक में। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जबकि अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा का मापन में किया जाता है। वेग परिवर्तन की दर धनात्मक है तो वह कहलाता है। पहला विकल्प है मंदन, दूसरा विकल्प है त्वरण, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। यदि वेग परिवर्तन धनात्मक है तो वह त्वरण कहलाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। मंदन तब होगा जब वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक है। फुटबॉल की गति है। पहला विकल्प है कोणीय गति, दूसरा विकल्प है प्रक्षेप्य गति, तीसरा विकल्प है दोलन गति, चौथा विकल्प है आवर्त गति। तो फुटबॉल की गति प्रक्षेप्य गति होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट है। जड़त्व की खोज किस महान वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? पहला विकल्प है न्यूटन, दूसरा विकल्प है गैलीलियो, तीसरा विकल्प है रदरफोर्ड, चौथा विकल्प है आइंस्टीन। तो जड़त्व की खोज गैलीलियो द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जबकि जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने दिए हैं। बल की परिभाषा गति के किस नियम से संदर्भित होती है? पहला विकल्प है गति का पहला नियम, दूसरा विकल्प है गति का दूसरा नियम, तीसरा विकल्प है गति का तीसरा नियम, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से मिलता है और उसका फार्मूला गति के दूसरे नियम से। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब
ऑप्शन ए है गति का पहला नियम। संवेग परिवर्तन को कहा जाता है, पहला विकल्प है बल, दूसरा विकल्प है आवेग, तीसरा विकल्प है संवेग, चौथा विकल्प है गति। तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं, जबकि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग और आवेग की मात्रक समान होते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान होता है, पहला विकल्प है घटता है, दूसरा विकल्प है बढ़ता है, तीसरा विकल्प पृथ्वी की सतह पर निर्भर, चौथा है केवल दूसरा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान घटता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाला विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध होता है, पहला विकल्प है उच्च, दूसरा विकल्प है निम्न, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो विद्युत प्रतिरोध तो विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाला विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जबकि गलनांक निम्न होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट। विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है, यह परिपथ में किस श्रेणी से जुड़ा होता है, पहला विकल्प है समानांतर, दूसरा विकल्प है श्रेणी, तीसरा विकल्प है कोई नहीं, चौथा विकल्प है ए और बी दोनों। अमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। श्रेणी क्रम समायोजन में धारा समान होती है और वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। घन कोण का मात्रक है, पहला विकल्प है रेडियन, दूसरा विकल्प है स्टेरेडियन, तीसरा विकल्प है वर्ग मीटर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो घन कोण का मान स्टेरेडियन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्ट्रीट लाइट और घरों में उपकरण किस संयोजित होते हैं? स्ट्रीट लाइट और घरों में उपकरण किस रूप में संयोजित होते हैं? पहला विकल्प है श्रेणी क्रम परिपथ, दूसरा विकल्प है समांतर क्रम परिपथ, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है केवल पहला विकल्प। तो स्ट्रीट लाइट और घरों में सामान्यतः समांतर क्रम परिपथ यूज होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, पहला विकल्प है जूल, दूसरा विकल्प है किलोवाट घंटा, तीसरा विकल्प है यूनिट, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो जूल का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। एक किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर होना चाहिए, पहला विकल्प है अनंत प्रतिरोध, दूसरा विकल्प है अनंत धारा, तीसरा विकल्प है शून्य धारा, चौथा विकल्प है केवल दूसरा। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, एक आदर्श वोल्ट मीटर में धारा शून्य और प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए ए और सी दोनों उत्तर सही है। जूल किसका इकाई है? पहला विकल्प है कार्य, दूसरा विकल्प है ऊष्मा, तीसरा विकल्प है ऊर्जा, चौथा विकल्प है सभी। तो जूल कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा सभी का मात्रक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किन भौतिक राशियों की इकाई समान होती है? पहला विकल्प है प्रतिबल, दूसरा विकल्प है दाब, तीसरा विकल्प है यंग प्रत्यास्था गुणांक, चौथा विकल्प है सभी। तो प्रतिबल, दाब और यंग प्रत्यास्था गुणांक सभी का इकाई समान होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी। किस कोण से किसी वस्तु को फेंकने पर प्रक्षेप्य गति अधिकतम होगी? पहला विकल्प है 90 डिग्री, दूसरा विकल्प 45 डिग्री, तीसरा विकल्प है 135 डिग्री, चौथा विकल्प है 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, 45 डिग्री। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लागू होता है, पहला विकल्प है मोटर में, दूसरा विकल्प है जनरेटर में, तीसरा विकल्प है विद्युत परिपथ में, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जनरेटर में लागू होता है, जबकि बाएं हाथ का नियम मोटर में। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, जनरेटर में। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ साथ होता है, पहला विकल्प है घट जाता है, दूसरा विकल्प है बढ़ता है, तीसरा विकल्प कोई परिवर्तन नहीं होता, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
किस अनुप्रस्थ तरंग की वेवलेंथ अधिकतम होती है? पहला विकल्प है एक्स किरण, दूसरा विकल्प है गामा किरण, तीसरा विकल्प है रेडियो किरण, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, रेडियो किरण। प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होना कहलाता है। पहला विकल्प है अपवर्तन, दूसरा विकल्प है प्रकीर्णन, तीसरा विकल्प है वर्ण विक्षेपण, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? पहला विकल्प है बैगनी, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है हरा, चौथा विकल्प है पीला। तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, जबकि सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, लाल रंग। प्रकाश का एक माध्यम से लगातार टकराते रहना प्रकाश का एक माध्यम में लगातार टकराते रहना जैसे हीरे की चमक कारण है। पहला विकल्प है परावर्तन, दूसरा विकल्प है अपवर्तन, तीसरा विकल्प है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा विकल्प है सभी। तो प्रकाश का एक माध्यम में लगातार टकराते रहना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सड़क पर पानी दिखना, हीरे की चमक इसके उदाहरण है। आगे, गति का तीसरा नियम कहलाता है। पहला विकल्प है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा विकल्प संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा विकल्प जड़त्व का नियम, चौथा विकल्प कोई नहीं। तो गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 3, चौथा है 6। तो भौतिकी में मूल राशियों की संख्या 7 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। पॉलीग्राफ द्वारा मापन किया जाता है। पहला विकल्प है हृदय की गति, दूसरा विकल्प है झूठ का पता, तीसरा विकल्प है रक्तदाब, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीग्राफ द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बैरल कितने लीटर के बराबर है? पहला विकल्प 150 लीटर, दूसरा विकल्प 155 लीटर, तीसरा विकल्प है 159 लीटर, चौथा विकल्प है 157 लीटर। तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत विभव की दिशा कैसी होगी? पहला विकल्प है विद्युत धारा की दिशा में, दूसरा विकल्प है विद्युत धारा की दिशा के विपरीत, तीसरा विकल्प है धारा के समानांतर, चौथा विकल्प कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, विद्युत धारा के दिशा के विपरीत होगी। जड़त्व की 3 प्रकार में से एक नहीं है। पहला विकल्प है विराम का जड़त्व, दूसरा विकल्प है गति का जड़त्व, तीसरा विकल्प है दिशा का जड़त्व, चौथा विकल्प है अवस्था का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व होता है। अवस्था का जड़त्व नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे, गति की नियम किसने दिए हैं? आगे, गति की नियम किसने दिए? पहला विकल्प है सर न्यूटन, दूसरा विकल्प है गैलीलियो, तीसरा विकल्प है रोमर, चौथा विकल्प है सर चैडविक। तो गति के नियम सर न्यूटन ने दिए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कहते हैं। पहला विकल्प है आवेग, दूसरा विकल्प है संवेग, तीसरा विकल्प है कार्य, चौथा विकल्प है ऊर्जा। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। कार्य का मात्रक जूल है और 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर है। दो पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, निर्भर करता है। पहला विकल्प है पिंड का द्रव्यमान, दूसरा विकल्प है पिंडों के बीच की दूरी, तीसरा विकल्प है तापमान, चौथा विकल्प है स्थान। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए और बी दोनों है, पिंड का द्रव्यमान
और पिंडों के बीच की दूरी। पृथ्वी के लिए पलायन वेग है वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह उस गुरुत्व क्षेत्र को पार करके चला जाता है। पहला विकल्प है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा विकल्प है 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरा विकल्प है 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा विकल्प है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सही जवाब ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अग्रिम सूर्य उदय व विलंब सूर्य अस्त प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? पहला विकल्प है प्रकीर्णन, दूसरा विकल्प है परावर्तन, तीसरा विकल्प है वायुमंडलीय अपवर्तन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अग्रिम सूर्य उदय व विलंब सूर्य अस्त प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण द्वारा प्रकाश का फैल जाना कहलाता है। पहला विकल्प है प्रकीर्णन, दूसरा विकल्प है परावर्तन, तीसरा विकल्प है वायुमंडलीय अपवर्तन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण द्वारा प्रकाश का फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? पहला विकल्प है लाल रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा विकल्प है लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तीसरा विकल्प है लाल रंग का वेवलेंथ कम होता है, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। और लाल रंग का वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए। प्रश्न है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? पहला विकल्प है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा विकल्प है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्वनि की प्रबलता जिससे ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है का मात्रक है। पहला विकल्प है वाट मीटर, दूसरा विकल्प है डेसिबल, तीसरा विकल्प है वाट पर मीटर, चौथा विकल्प है सभी। तो ध्वनि की प्रबलता जिससे ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है उसको डेसिबल में मापते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है डेसिबल। वर्षा की बूंद का गोल आकार होना। पहला विकल्प है केशिकात्व, दूसरा विकल्प है घनत्व, तीसरा विकल्प है बर्नौली प्रभाव, चौथा विकल्प है पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद का गोल आकार होना यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्रेन के गुजरने के बाद कूड़ा करकट का उड़ना। पहला विकल्प है केशिकात्व, दूसरा विकल्प है घनत्व, तीसरा विकल्प है बर्नौली प्रभाव, चौथा विकल्प है पृष्ठ तनाव। तो ट्रेन गुजरने के बाद कूड़ा करकट का उड़ना ये बर्नौली प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। दूध की शुद्धता मापी जाती है। पहला विकल्प है अल्टीमीटर, दूसरा विकल्प है लैक्टोमीटर, तीसरा विकल्प है हाइग्रोमीटर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक है, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर। आगे वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है थर्मामीटर, दूसरा विकल्प है सेक्सटेंस, तीसरा विकल्प है अमीटर, चौथा विकल्प है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्मामीटर तापमान, सेक्सटेंस ग्रहों की ऊंचाई और अमीटर विद्युत धारा। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है समुद्र तल के ऊपर की वस्तु देखने के लिए, दूसरा विकल्प है द्रव्यों की चिपचिपाहट,
तीसरा विकल्प है समुद्र तल के नीचे वस्तु को देखने के लिए। चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो पेरिस्कोप का प्रयोग समुद्र तल के ऊपर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्त, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रैक्टिस सेट में अंत तक बने रहने के लिए। यदि सेट अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।